हेलो, मैं धनेन्द्र साहू, विधायक अभनपुर, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहा हूँ। सभी किसान अन्नदाता भाइयों को मेरा प्रणाम है। आज पूरा देश और पूरे देश के किसान काफ़ी भयग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि वर्तमान केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सांसद एवं राज्यसभा में ये 3 कृषि विधेयक को जो पारित किया है और उसको ढिंढोरा पीट करके इस विधेयक को किसान हित में सही साबित करने की भी कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा है। पूरी ताकत उन्होंने लगा दिया है इस कृषि विधेयक को किसानों के हित में सही ठहराने के लिए क्रांतिकारी कदम के रूप में साबित करने में आज पूरी तरह से जी जान से आज ये लग चुके हैं। जबकि मैं भी स्वयं किसान हूँ, बचपन से लेकर आज तक हम लोग खेती किसानी से जुड़े हैं और खेती किसानी की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। काफ़ी करीबी से किसानों की समस्याओं को देखा है हम लोगों ने और समय समय पर किसानों के लिए हम लोगों ने लड़ाई भी लड़ी है। किसानों के विभिन्न जो भी उनकी तरक्की उन्नति में जो भी चीज़ें बाधक बनी है उसके लिए हम लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाया है। और आज भी हम लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी इस विषय में काफ़ी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है कि निश्चित तौर पर इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे, पूरे देश का, भारत देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और पूरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है इस कृषि विधेयक का, पूरे सभी हमारे देश के किसान संगठन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जब सारे के सारे किसान संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सब नेता और मंत्रीगण ये किस आधार पर इसको सही ठहरा रहे हैं, ये समझ से परे है। सिर्फ ये पूंजीपतियों से मिली भगत करके ये विधेयक लाया गया है, उन्हीं के हित में है और उसको न्यायोचित किसान के हित में सही ठहराने के लिए पूरी तरह से ताकत लगा दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि पूरे किसान भयांक्रांत है, पूरे किसान संगठन इस बात को समझ रहे हैं कि इस विधेयक के पारित होने से पूरी तरह से हमारे इस देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। मैं कुछ चंद बातों को कहूँगा जो मेरे अनुभव की बातें हैं। आज कई वर्षों से हमारी कृषि उपज मंडी समितियों की व्यवस्था है। इसमें इस 40-50 सालों में जो जो हमारी कमियां आती गई है, जो जो इस मंडी व्यवस्था में खामियां पाई गई, उसको धीरे धीरे राज्य सरकारों ने कानून बना कर इस मंडी व्यवस्था को आज काफ़ी अधिक परिमार्जित करके किसानों के हित में बनाया है। मैं नहीं मानता हूं कि आज इसमें कोई कमी नहीं है, आज इसमें कोई खामी नहीं है, ऐसा नहीं मानता। इसमें भी और भी सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन आज जिस तरह से आज विधेयक के माध्यम से जो आज पूंजीपतियों को अधिकार दिया जा रहा है, इससे निश्चित तौर पर हमारी यहाँ की मंडी समिति की जो व्यवस्था है, जो आज वर्षों से संचालित हो रही है, आज उसमें जो कमी है उसको आंशिक रूप से सुधारा भले जा सकता है। लेकिन इसके बदले में जो नई व्यवस्था देने जा रहे हैं उससे धीरे धीरे ये एक मछली को जिस तरह से चारा दिया जाता है, प्रारंभिक समय में तो किसानों को अच्छी सहूलियत देंगे, लेकिन धीरे धीरे जब किसान मंडी छोड़ करके अन्य जगह अपनी उपज को बेचने लगेगा तो धीरे धीरे हमारी ये मंडी व्यवस्था अपने आप, जो आज सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के अधीन में है, ये धीरे धीरे ये मंडी में, जब कोई किसान नहीं जाएगा तो मंडी चलेगी कैसे? जब इससे बेहतर व्यवस्था भी प्रारंभिक दौर पे यदि दिखाई भी देगी तो लोग जाएंगे वहाँ, तो ये मंडी की व्यवस्था धीरे से समाप्त हो जाएगी। और जब मंडी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, चरमरा जाएगी पूरी तरह से, तो आज किसान पूरी तरह से न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे और उनका जम करके फिर इन पूंजीपतियों के द्वारा शोषण उनका किया जाएगा। अभी 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले इन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने ई नाम मंडी प्रारंभ किया और उस समय भी यही ढिंढोरा पीटा गया कि अब पूरे देश के किसान कहीं भी बैठे बैठे किसी भी मंडी से वो अपनी उपज को बेच सकेंगे, जो खरीदार है वो कहीं से भी आकर के खरीदी कर सकेंगे। लेकिन आज उसका परिणाम क्या हुआ? चंद किसानों को भी उसका कोई लाभ आज नहीं मिला, कोई उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है उनको नहीं मिल सका। हमारे यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को मालूम नहीं है
कि इस देश में काफ़ी किसान काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, मझोले किसान हैं, कृषि श्रमिक हैं, जो दूसरे किसानों की खेती को रेग में करते हैं, अधिया में करते हैं। ऐसे किसानों की भी काफ़ी बड़ी संख्या है। आज ये जो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देश के किसी भी हिस्से में जा करके अपनी उपज को किसान बेच सकेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अरे आज तो यहाँ हालत ये है कि गांव का किसान गांव में अपनी उपज को नहीं बेच पा रहा है, उसको किसी न किसी कोचियों को देना पड़ता है। आज उसके पास में 5 कुंटल 10 कुंटल उपज हो गया, उसको क्या शहर की मंडी ले जाएगा? क्या वो दूसरे ब्लॉक के दूसरे जिले की मंडी में ले जाएगा? क्या वो दूसरे प्रदेश की मंडी में ले जाएगा? चलिए ले भी जाएगा तो यहाँ से वहाँ ले जाने का ट्रांसपोर्टिंग खर्चा कितना है? आज मैं मान लो अपना 10 क्विंटल गेहूं को अन्य प्रांत में ले जा करके बेचना चाहूँ, आज मान लो मैं 500 किलोमीटर ले जा रहा हूँ, 10 क्विंटल मेरा गेहूं है, तो 10 क्विंटल की ट्रांसपोर्टिंग चार्ज क्या होगा? क्या ये दोनों राज्य में या इतना 300 किलोमीटर जाने के बाद में मुझको ट्रांसपोर्टिंग सहित मेरे उपज की क्या सही कीमत मिल पाएगी? ये संभव ही नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है कि हरियाणा के उपज को हम केरल में बेच देंगे, हरियाणा से केरल ले जाने में ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा को मिला करके क्या किसानों के पास में कुछ बचेगा? वो तो जितने की फसल नहीं है उससे ज़्यादा उसको ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा लग जाना है। तो ये इस तरह से लोक लुभावन बातें करके किसानों के साथ में छलावा किया जा रहा है। तो ये हरगिज ही ये किसानों के लिए उचित व्यवस्था नहीं होगी और हमारी इससे मंडी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो हमारे अनाज हैं, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, धान है, या हमारे दलहन तिलहन है, या हमारे अन्य और खाद्य पदार्थ जैसे आलू हैं, प्याज है, इन सबको आवश्यक वस्तु की परिधि से हटा दिया गया है। अरे जब ये आवश्यक वस्तु नहीं तो इसके अलावा और कौन सी वस्तु है जो आवश्यक वस्तु है? यही तो जीवन उपयोगी हमारी खाद्य पदार्थ है, जिसको इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इस परिधि से बाहर निकाल दिया है, आवश्यक वस्तु की परिभाषा से बाहर निकाल दिया है। और इसका परिणाम होगा कि लोग, जो पूंजीपति लोग हैं, वो किसानों से सस्ते में खरीदी करेंगे और उसका भंडारण करेंगे, मनमानी भंडारण करेंगे, जिनके पास जितनी हैसियत है खूब पूंजी उसमें निवेश करेंगे। और जब किसानों के पास स्टॉक समाप्त हो जाएगा तो ये मनमानी दर में यही उपभोक्ताओं को ये लोग बेचेंगे। तो शुरू में किसानों को कम दर से खरीदेंगे और उपभोक्ताओं को, और उपभोक्ता में यही किसान भी है। किसान आज नहीं रख सकता अपनी उपज को पूरा साल भर के खर्चे के लिए, वही किसान भी एक उपभोक्ता के रूप में अपनी उपज को खरीदता है। तो आज उसका परिणाम क्या होगा कि आज लोग जम करके कालाबाजारी आज ये हमारे व्यवसायी लोग करेंगे और उसका आज परिणाम जो है पूरे तरह से हमारे देश के आम उपभोक्ता को और किसानों को फिर से भुगतना पड़ेगा। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम ये बड़े पूंजीपतियों के लिए है, जो लोग कालाबाजारी करना चाहेंगे। ये सरकारी कानून बना करके इनको संरक्षण दिया जा रहा है कालाबाजारी को, ये बहुत ही घातक होगा। इसी तरह से जो बड़े कॉरपोरेट लोग आएंगे, जो पूंजी निवेश करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है, पहले दौर में तो जरूर दिखेगा कि हमारे इससे किसानों को फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लोग उनको लोक लुभावन शर्तों के साथ में पहले साल 1 साल 2 साल हो सकता है किसानों को अच्छी फायदा देंगे, लोगों को लगेगा अच्छा फायदा हो रहा है। लेकिन बाद में जैसे ही किसानों के पास में अपनी खेती किसानी के परंपरागत संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके पास जब मजबूरी हो जाएगी सिवाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के वो अपनी खेती किसानी नहीं कर पाएगा, उस दौरान फिर यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियां किसानों को मनमाने तरीके से उनका शोषण करेंगे, अपने शर्तों पर फिर वो किसानों को बाध्य करेंगे और किसान के पास मजबूरी होगी। क्यों? उसके पास तो खेती किसानी की जो हमारा हल होता है, जो हमारे पशुधन होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे कृषि उपयंत्र हैं, ये तो हमारे समाप्त हो जाए रहेंगे। हम किस ताकत पर फिर से अपनी खेती शुरू कर पाएंगे? और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, कुछ लंबे समय के लिए एग्रीमेंट करेंगे और उसके बाद यदि किसान चाहेगा, जब वो कंपनी किसानों की जब आज वो लोग शोषण करने लग जाएंगे तो किसानों के पास फिर इन कंपनियों के अधीन रह करके आज काम करने के सिवाय, उनकी मजदूरी करने के सिवाय उनके पास में और कोई चारा नहीं रह पाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी पूरी तरह से हमारे किसानों को बर्बाद करने वाली होगी, हमारी सहकारी समिति को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली हो जाएगी।
तो ये पूरी तरह से ये तीनों विधेयक हमारे पूरे इस देश के, हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को भी पूरी तरह से आज बर्बाद करने की पूरी व्यवस्था होगी। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आज जिस तरह से सरकारी समर्थन मूल्य से भी अधिक लगभग 700 रुपये कुंटल के आसपास अधिक देकर 2500 रुपये कुंटल में हमारी यहाँ की उपज को खरीदी की जा रही है। अन्य और उपज में भी समर्थन मूल्य से अधिक दी जा रही है। और आज तो हम लोग एक उम्मीद कर रहे हैं, यदि ये व्यवस्था लागू हो गई तो किसानों को समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। आज यदि वाकई में यदि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि किसानों के हित में यदि चाहते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि दो ही काम करें। जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, जिसमें इन्होंने वादा किया था कि हम हर एक तरह की फसल को, चाहे कोई भी किसानों का उत्पाद हो, उनकी लागत मूल्य से 1.5 गुना अधिक में, उसमें किसानों के भी श्रम को मिलाकर, जमीन की किराया को भी मिला करके हम 1.5 गुना अधिक में धान खरीदे या अन्य सारे फसलों की खरीदी की जाए, तभी किसान आज उबर सकते हैं। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है और ये प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी किया है। इनकी पार्टी के घोषणा पत्र में है 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से ईमानदारी से लागू करेंगे और किसानों को लागत मूल्य से उनकी हर उपज की हम 1.5 गुना अधिक में खरीदी करेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि अपने इसी वादे को पूरा कर दे कि लागत मूल्य से 1.5 गुना में हमारा समर्थन मूल्य तय कर दे और सारी मंडियों में, जितने भी हमारी हर प्रदेश की हमारी कृषि उपज मंडी समितियां हैं, वहां एक कानून बना दे कि कोई भी उपज खरीदने आता है कोई भी, तो समर्थन मूल्य से कम में कोई भी उपज की बिक्री ना हो और सही तौल हो, सही भुगतान की व्यवस्था हो, निर्धारित अवधि में भुगतान हो जाए। यही चाहिए किसानों को कि जो समर्थन मूल्य है, जो 1.5 गुना घोषित हो लागत से, उस पर खरीदी हो किसानों की। और यदि कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति जो हमसे अनाज खरीदता है, दलहन तिलहन खरीदी करता है, कृषि उत्पाद की खरीदी करता है, वो निर्धारित अवधि में किसानों का भुगतान करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे में नहीं खरीदी करे। इतना ही यदि ये केंद्र सरकार सुनिश्चित कर दे, इसी के लिए कठोर कानून बना दे, तो मैं समझता हूँ इस देश का किसान जो आज कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। आज जो खेती किसानी जो आज घाटे का व्यवसाय बन चुका है, ये लाभ का व्यवसाय बनेगा। और हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो आज नौकरी के लिए और रोजगार के लिए भटक रही है, कभी भी किसान का बेटा यदि ये व्यवस्था हो जाएगी तो कभी खेती किसानी को छोड़ करके नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकेगा। इसलिए हमारा बारंबार आग्रह है कि राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम महोदय से आग्रह करते हैं कि ये जो दोनों सदनों से जो 3 कृषि विधेयक पारित कराया गया है, इसको वापिस कर दें। सारी राज्य की सरकारों से, राज्य सरकारों से विधानसभा में इस पर विचार विमर्श करवाएं और कतई जो है इसको राष्ट्रपति जो है इन तीनों विधेयकों को मंजूरी न दे। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी हम इसका जो है प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। हमारे इस देश के किसानों के हित में हम निवेदन करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम निवेदन करते हैं कि इन विधेयकों को लौटा दे, इसको मंजूरी न दे और सारे राज्य के विधानसभाओं में इस पर व्यापक चर्चा हो। अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग कृषि उपज होता है, अलग अलग उत्पाद होता है, अलग अलग तमाम सारे राज्यों में अलग अलग परिस्थिति है। और इसको जो संघीय ढांचा है उसमें हमारी राज्य की व्यवस्था को तहस नहस न करे। हमारा ये खेती किसानी और इस पर व्यवस्था जो है सारे देश में एक जैसी नहीं हो सकती है। अलग अलग राज्यों के अनुरूप वहाँ की राज्य सरकारें तय करें, राज्य सरकारें इस विषय में फैसला करें और उसमें केंद्र सरकार सहयोग प्रदान करे। यही मेरा इस विषय में निवेदन है और तभी हमारा यह भारत देश का किसान आज बच पाएंगे, वरना आज जो किसान पूरी तरह से बर्बादी के कगार में है, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। धन्यवाद।